बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टेस्टिंग पर काम जारी है। क्वेश्चन नंबर 35 है इस बुक का, ये देखते हैं ज़रा। A random sample of 200 workers was selected from a population and 140 workers were found to be skilled। कह रहे एक पॉपुलेशन में से 200 लोगों का सैंपल लिया गया है और इस 200 के सैंपल के अंदर 140 लोग जो हैं वो स्किल्ड हैं, यानी वो माहिर हैं। The factory owner claimed that at least 80% workers were skilled in this factory। जो ऑनर है, उसका मालिक है फैक्ट्री का, उसका क्लेमिंग दावा यह है कि एटलीस्ट 80%, कम से कम 80% लोग या एटलीस्ट 80% वर्कर्स वो स्किल्ड हैं। यह उस कंपनी के मालिक का एक क्लेम है, दावा है उसका। अच्छा, इज इट पॉसिबल टू रिजेक्ट द क्लेम ऑफ द फैक्ट्री ऑनर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो बात कर रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू रिजेक्ट द क्लेम, ये रिजेक्ट द क्लेम का मतलब यह है कि आप क्लेम को टेस्ट करिए, क्लेम को टेस्ट करने के बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट आप उसको करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन हो, इट मीन्स कि आपने क्लेम को टेस्ट करना है। अब क्लेम देखिए, क्लेम है हमारा किस चीज़ के बारे में है, ये है एक परसेंटेज की फॉर्म में है। तो जो क्लेम परसेंटेज की फॉर्म में हो, उस क्लेम का ताल्लुक प्रोपोर्शन की टेस्टिंग से है, क्योंकि परसेंटेज से प्रोपोर्शन बन सकता है। वो तरीका ये होता है कि हम 80% में ये परसेंटेज ख़त्म कर देते हैं और 80 को 100 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें परसेंटेज से प्रोपोर्शन मिल जाता है। लेकिन प्रोपोर्शन उसी चीज़ का मिलेगा जिस चीज़ को ये परसेंटेज जाहिर कर रही होगी। अभी क्योंकि ये 80% हमारा स्किल्ड लोगों का है, तो हमें इस 80% से जो प्रोपोर्शन मिलेगा वो भी स्किल्ड लोगों का प्रोपोर्शन मिलेगा। क्योंकि क्लेम आपका 80% स्किल्ड के बारे में है, इट मीन्स कि आपका क्लेम प्रोपोर्शन ऑफ स्किल्ड लोगों के बारे में है। ठीक है, तो ये बातें हम लिखते हैं यहाँ पर। सैंपल है 200 का, तो फिर नीचे लिखेंगे स्किल्ड इन सैंपल या स्किल्ड वर्कर्स इन सैंपल या नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन सैंपल इज इक्वल टू 140। तो ये यहाँ पर एक्स का नाम मैंने दे दिया है शुरू में ही, क्योंकि इस एक्स को बाद में देख लेते हैं। क्लेम ये था कि एटलीस्ट 80% आर स्किल्ड, तो परसेंटेज स्किल्ड के बारे में है, तो परसेंटेज से हम बनाएंगे प्रोपोर्शन, तो फिर प्रोपोर्शन भी स्किल्ड का बनेगा। लिहाजा हम एक लाइन लिखते हैं यहाँ पर, लेट पी डिनोट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ स्किल्ड। यहाँ पर नॉट स्किल्ड का नहीं लिखना नाम, क्योंकि आपकी परसेंटेज स्किल्ड की है और हमने जो टेस्टिंग करनी है वो भी स्किल्ड के बारे में है। तो हमने एक पी का नाम दे दिया प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो अब यहाँ पर ये लाइन बनती है, इसका मतलब प्रोपोर्शन की फॉर्म में ये बनेगा कि पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये परसेंटेज थी, परसेंटेज को आप ख़त्म कीजिए परसेंटेज को, तो 100 से डिवाइड करेंगे। ये मैंने साइड पर किया है कि 80% जब परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, हमें आंसर मिलता है 0.8। तो फिर हम यहाँ प्रोपोर्शन में हमें, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में आप इसको एटलीस्ट की वजह से ये ग्रेटर देन इक्वल टू और 80% का बन जाएगा 0.8। और ये क्योंकि परसेंटेज स्किल्ड की थी, तो ये पी हमारा ऑलरेडी हमने लिख दिया कि पी स्किल्ड को जाहिर करता है। तो हम बोलेंगे यूं इसको अब कि प्रोपोर्शन ऑफ स्किल्ड इज एटलीस्ट 0.8। ये वही बात है जो यहाँ परसेंटेज की फॉर्म में लिखी गई है। अच्छा, ये तो हो गया, जो टेस्ट करना था वो ये इस फॉर्म में होगा। इसका वर्सेस आप बना लेंगे, पी एस लेस देन 0.8। सोल्यूशन में आएंगे इक्वालिटी वाला, H0 में इक्वालिटी जिसमें नहीं है वो H1 में। दिस इज अ वन टेल टेस्ट। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 में टेस्ट स्टेटिस्टिक ये है। विदाउट करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बुक के आंसर्स इसके मुताबिक हुए हैं। अच्छा, कंप्यूटेशन में आएंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। अब बात करते हैं एक्स की। एक्स आता है सैंपल में से, तो कहा था कि ये पी जिस चीज़ को जाहिर करता है, एक्स भी उसी चीज़ को जाहिर करता है। तो पी आपका यहाँ पर है जी स्किल्ड का, पी स्किल्ड के बारे में है, तो सैंपल के अंदर भी स्किल्ड लोगों की तादाद दी गई थी, लिहाजा ये हो जाएगा एक्स। तो यहाँ 140 पुट किया, एन अपनी जगह 200 आ गया। पी नॉट हमें पता है कि H0 में से न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आ गई। नीचे भी एन पी वही है जो ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, क्यू 1 माइनस पी करने से आता है, तो जब आप 1 माइनस पी की वैल्यू करेंगे 0.8, 1 माइनस 0.8 तो आता है आंसर 0.2। ये सारा सॉल्व कीजिए, जेड का आंसर आ जाएगा। इसके बाद काम आगे सेम हो चुका है। हम फिफ्थ स्टेप बनाते हैं, क्रिटिकल रीजन। ये बनता है H1 को देखकर। ये वन टेल टेस्ट है, रिजेक्ट H0 इफ पैरामीटर पी की जगह लिखेंगे जेड कैलकुलेटेड, लेस का साइन लेस का आ जाएगा, माइनस जेड अल्फा। बाकी ये है जी के फिगर में लेफ्ट टेल यूज़ करेंगे, ये
माइनस जेड अल्फा की वैल्यू टेबल से देखिए -1 पॉइंट समथिंग मिलेगी, ये प्लॉट कीजिए, आपकी जो जेड कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है -3 पॉइंट समथिंग, तो वो इस जगह पर फॉल करेगी यानी कि रिजेक्शन रीजन में जाएगी, तो आप डिसीजन देंगे रिजेक्ट H0। अच्छा जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। An electric company claimed that at least 85% of the parts which it supplied conform to specification। कन्फर्म टू स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि म्यार पर पूरा उतरना। तो कंपनी का क्लेम यह है कि एटलीस्ट 85% पार्ट्स जो है वो म्यार पे पूरा उतरते हैं। इसी क्लेम को हमने आगे जाकर टेस्ट करना होगा। अच्छा, अ सैंपल ऑफ 400 पार्ट्स वाज टेस्टेड एंड 75 डिड नॉट मीट स्पेसिफिकेशन। एक सैंपल लिया गया 400 का और उसके अंदर 75 जो है वो डिड नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ भी क्लेम है और ऊपर भी क्लेम था, लेकिन फ़र्क यह है इसमें और उस क्वेश्चन में फ़र्क है। इसमें जो यहाँ पर नई बात है वो ये है कि हमारा जो क्लेम था वो 85% कन्फर्म टू स्पेसिफिकेशन के बारे में था, यानी 85% म्यार पर पूरा उतरने वाले थे। लेकिन सैंपल के अंदर यहाँ पर जो तादाद दी जा रही है वो दी जा रही है 75 डिड नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यानी हमारा क्लेम तो म्यार पे पूरा उतरने वालों के बारे में है, लेकिन सैंपल के अंदर जो तादाद दी है वो म्यार पर पूरा उतरने वालों की नहीं दी है, बल्कि म्यार पर पूरा ना उतरने वालों की दे दी है। तो ये इस लिहाज से क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। तो कैन वी एक्सेप्ट द कंपनी क्लेम एट 1% लेवल, यानी हमें क्लेम को टेस्ट करना है। 36 में जी क्लेम पहले लिखते हैं कि 85% कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, 85 एटलीस्ट 85% म्यार पे पूरा उतरते हैं। सैंपल लिया गया 400 का, इस सैंपल के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स विच डिड नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन इज इक्वल टू 75। मैंने यहाँ पर इसको इक्वल टू एक्स ही लिखा है बल्कि नॉट इक्वल टू एक्स। ये सैंपल के अंदर तादाद है लेकिन ये यहाँ पर एक्स के बराबर नहीं है। ठीक है, इसकी वजह है वो भी मैंने बोली भी है, फिर दोबारा बता देता हूँ। अल्फा हमारा 0.01 है। अच्छा जी, क्योंकि आपका क्लेम जो है 85% ये किसके बारे में है? कन्फर्म टू स्पेसिफिकेशन, म्यार पे पूरा उतरने वाले पार्ट्स के बारे में है। तो आप यहाँ लिखेंगे लेट पी डिनोट प्रोपोर्शन ऑफ आइटम्स विच, अच्छा यहाँ से कर ले, विच मीट स्पेसिफिकेशन या विच कन्फर्म स्पेसिफिकेशन। तो क्योंकि हमारी परसेंटेज या हमारा क्लेम कन्फर्म के बारे में है तो पी का नाम भी हम कन्फर्म या मीट द स्पेसिफिक, ये मीट और कन्फर्म एक ही बात होती है। तो अब क्लेम को आपने नोटेशन वाइज लिखना है। तो ये परसेंटेज ख़त्म करिए, ये 85 का बन जाएगा 0.85, और क्योंकि यहाँ एटलीस्ट 85 है तो यहाँ बनेगा पी एज एटलीस्ट 0.85। और ये पी क्या है जी? पी की वजाहत आप कर चुके हैं, पी प्रोपोर्शन है स्पेसिफिकेशन वालों का, तो वो उसी हिसाब से। अच्छा, अब कहा था कि P और X सेम चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। आप यहाँ पर P जो ज़ाहिर कर रहा है वो मीट स्पेसिफिकेशन का है, लेकिन जो सैंपल के अंदर तादाद दी गई है वो डिड नॉट मीट की है, लिहाजा ये 75 X इक्वल नहीं है। तो X कहाँ से आएगा? X इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर 400 में से 75 म्यार पे पूरा नहीं उतरते हैं तो म्यार पर पूरा उतरने वाले कितने होंगे? वो हो जाएंगे 400 माइनस 75, दिस इज 325। तो ये x होगा। ये 375 कौन से हैं? ये वो आइटम है जो म्यार पर पूरा उतरेंगे। अगर 400 में से 75 म्यार पर पूरा नहीं उतरेंगे तो म्यार पर पूरा उतरने वाले 400 में से आप 75 माइनस करिए, 325 आएगा। ये 325 तादाद है सैंपल के अंदर उन आइटम की जो म्यार पर पूरा उतरेंगे। तो क्योंकि हमारा P मीट स्पेसिफिकेशन पर है, यानी म्यार पर पूरा उतरने वालों के बारे में है, लिहाजा अब ये x है हमारा 325 जो कि म्यार पर पूरा उतरने वालों की तादाद है। आगे काम आप खुद करेंगे। ठीक है, ये मैंने हल्का सा ये H0 में हाइपोथेसिस ये बना दिया और ये हमारा H1 में जाएगा। बाकी x क्लियर हो गया, P हमारा ये ऑलरेडी हो चुका है। तो भाई काम आप खुद करेंगे। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये 37। यहाँ पर कह रहे हैं कि अ कॉइन इज टॉस 20 टाइम्स, एक कॉइन को 20 बार टॉस किया गया, रिजल्टिंग इन 5 हेड्स, और 5 दफ़ा हेड आया। तो क्योंकि कॉइन में एक साइड हेड होती है एक टेल होती है, तो कह रहे हैं कि 20 बारियों में से 5 दफ़ा हेड आया है। इज दिस सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट कॉइन इज बैलेंस्ड। कह रहे हैं कि कॉइन बैलेंस है
ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के लिए ये हमारे शायद काफ़ी हैं कि नहीं? अच्छा, इन फेवर ऑफ द अल्टरनेटिव दैट हेड अकर्स लेस देन 50% ऑफ द टाइम्स। ये बात का मतलब ये बनता है सारी क्वेश्चन का कि एक कॉइन है, उसको 20 बार टॉस किया स्मॉल एन, उस 20 बारियों में से नंबर ऑफ हेड्स 5 दफ़ा आए हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि आप ये टेस्ट कीजिए कि क्या कॉइन बैलेंस है कि नहीं। तो कॉइन बैलेंस वो होते हैं कि जिनमें हेड और टेल दोनों का इम्कान बराबर होता है, यानी दोनों का प्रोपोर्शन बराबर होता है, या दोनों 50-50 होते हैं, यानी 50% हेड और 50% टेल होते हैं। ऐसे कॉइन को बैलेंस कॉइन कहते हैं। तो बैलेंस कॉइन इम्प्लाइज प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स इज इक्वल टू 50%, क्योंकि बैलेंस कॉइन वो होगा जिसमें हेड का प्रोपोर्शन 50% होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए बात कॉइन इज बैलेंस का मतलब ये है कि प्रोपोर्शन ऑफ हेड 50%। अब आप एक लाइन बीच में लिख लीजिएगा कि लेट पी डिनोट, ये जो पी मैंने यूज़ किया है एकदम, मैंने 50% का ये परसेंटेज ख़त्म किया है, इसको मैंने जब 50 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.5 आंसर आता है। मैंने इसको एक ही बार पी लिख दिया है। आप एक लाइन बीच में और लिख लीजिए, लेट ये पी जो है पी डिनोट्स प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स, ऐसे कर लीजिए। तो फिर आप ये इस प्रोपोर्शन ऑफ हेड की परसेंटेज का मतलब पी इज इक्वल टू 0.5। अच्छा, तो क्योंकि अब ये प्रोपोर्शन आपका हेड का है तो सैंपल के अंदर भी हेड की तादाद बताई हुई है, तो लिहाजा ये जो 5 है हमारा ये हो जाएगा x। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस जो टेस्ट, अभी कॉइन को बैलेंस होने का मतलब p का ये बार टेस्ट करना, तो h0 में p इक्वल टू लेंगे और इसका वर्सेस बनाएंगे p लेस देन पॉइंट, क्योंकि उन्होंने हमें खुद कहा है क्वेश्चन के अंदर कि आप टेस्ट कीजिए कि जो प्रोपोर्शन ऑफ हेड है वो लेस देन 50% है। अल्टरनेटिव आप ये लें, तो क्योंकि उन्होंने लेस कहा है तो हम पी इज लेस देन 0.5 लेंगे। बाकी एक्स और पी क्लियर हो चुके हैं जी। तो अब ये काम भी वन टेल टेस्ट पर है, आप खुद करेंगे इसको। ओके, अल्लाह हाफिज़।